जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। ठीक फ्रेंड्स, पृथ्वी दोस्तों क्या है, एक समान नहीं है। उसकी सतह एक समान नहीं है पृथ्वी की। ठीक है, कहीं पर पठार है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर झीलें हैं, कहीं पर नदियां हैं। पठार कैसे होते हैं, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, आज हम इसमें डिस्कस करेंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है, घाटी और पर्वत श्रृंखला कैसी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर हम खड़े हैं इसमें धीरे धीरे गति हो रही है। ये मैदान जो है हमारा, जिस पर हम आज फिलहाल खड़े हैं, इसमें क्या है, धीरे धीरे खिसक रहा है, धीरे धीरे खिसक रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रही है, गति हो रही है। जैसे आपने देखा होगा अफ्रीका है, अब अफ्रीका दो हिस्सों में हल्का सा हो गया है, द्वीप द्वीप, उसमें बीच में जो दरार पड़ी हुई है वो गति की वजह से दरार पड़ी हुई है अफ्रीका में। ठीक है, आगे और देखते हैं इसके बारे में। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण, जो प्रथम जो है फ्रेंड्स, और आंतरिक प्रतिक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर तथा कहीं नीचे धंस जाती है। दोस्तों किसकी वजह से, आंतरिक प्रक्रिया की वजह से। जो आंतरिक प्रक्रिया होती है उसकी वजह से कहीं से जमीन धंस जाती है, कहीं से ऊपर नीचे मतलब हो जाता है या अलग हो जाती हैं। ठीक है, क्यों, आंतरिक अंदर की जो हलचलें जो होती हैं, जो खिसक रही है हमारी धरतियाँ, धीरे धीरे वो हो रही है खिसकना। ठीक है, और फिर आती है क्या, दूसरी या ब्राह्मी प्रक्रिया। जो ब्राह्मी प्रक्रिया क्या है फ्रेंड्स, स्थल के लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया है। कैसी है ब्राह्मी प्रक्रिया, स्थल के लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अपर्दन। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को, जो पृथ्वी की सतह होती है, ये सतह मान लो आप, ये टूट कर घिस जाने को क्या कहते हैं, अपर्दन। ठीक है, तो एक हिस्सा हो जाता है ऊपर की तरफ और एक हिस्सा नीचे की तरफ आ जाता है, तो ये क्या कहलाता है, अपर्दन कहलाता है। ठीक, और अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। निक्षेपण की क्रिया के द्वारा कैसा, हवा पानी गंदगी ऐसे यहाँ पे आते जाएंगे, यहाँ पे आते जाएंगे, ये क्या होगा, दोबारा ही स्थल रूप ले लेंगे अपना, पर्वत का जैसे। ठीक है, किसका रूप ले लेंगे, पर्वत का, निक्षेपण द्वारा। ठीक, ये दो प्रक्रियाएं बहुत बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। हम विभिन्न स्थलों, जो स्थल रूप हैं, उनकी ऊंचाई व ढाल के आधार पर पर्वत, पठार एवं मैदान की वर्गीकृत कर सकते हैं। जो निक्षेपण जो होता है, मैं आपको बता दूं, मैं इसे मिटा देता हूं। दोस्तों पृथ्वी की जैसे सतह कोई टूटती है, जैसे टूट गई है कोई सतह, जो टूट जाती है खिसकने की क्रिया से, ये नीचे जो है खिसकने की क्रिया से ये टूट जाती है, तो एक हिस्सा क्या हो जाता है, एक हिस्सा ऊपर हो जाता है, एक हिस्सा नीचे की तरफ हो जाता है। ठीक है, तो कुछ हिस्से यूं आ जाते हैं हल्के से। ठीक, जो इसके अंदर जो बचता है गैप, कुछ हिस्सा नीचे हो जाता है, इसके अंदर जो गैप रहते हैं हवा पानी वायु से, क्या हो जाता है, ये काफी भर जाता है ये चीज। फिर धीरे धीरे ये किसका रूप ले लेता है, एक पहाड़ का, पर्वत का रूप ले लेता है, और इसी में ही पठार का रूप भी हो जाता है। जैसे लोग बसना होता है, वो पठार का रूप ले लेते हैं, फिर वह पठारे मैदान में वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब पढ़ते हैं पर्वत के बारे में। पहले
ठीक है। देखो पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, पर्वत कैसे बनते हैं। ये आप मान लीजिए हिमालय का पर्वत है ना। ठीक है, इसको कौन सा पर्वत बोलेंगे फ्रेंड्स? वलित पर्वत। कौन सा पर्वत? वलित पर्वत। आगे मैं पढ़ाऊंगा। पर्वत तीन प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत और एक ज्वालामुखी पर्वत। कौन कौन से दोस्तों? वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, पहले इस वाले पर्वत के बारे में पढ़ते हैं आप। ठीक है, पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। जो पर्वत जो है पृथ्वी की सतह की क्या है? प्राकृतिक ऊंचाई है। प्राकृतिक बने हुए हैं, ये नहीं है कि किसी ने बना दिए हो या ना किसी ने उठा के रख दिए हो, कुछ नहीं, ना बना सकते हैं। ये प्राकृतिक ही आते हैं, प्राकृतिक ही बनते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं? प्राकृतिक बनते हैं। अब पर्वत का शिखर छोटा और आधार बड़ा होता है। पर्वत का जो शिखर होता है वो कैसा होता है? चौचनवा, छोटा, और आधार कैसा होता है इसका? बड़ा, चौड़ा होता है। तो क्या है ये? पर्वत। ठीक है, पर्वत की पहचान कैसे होती है? चोंच कैसी होगी इसकी? छोटी, छोटी पतली। ठीक है ना, जो शिखर जैसे बोलते हैं वो होगी पतली छोटी, और आधार कैसा होगा? चौड़ा। ये आसपास क्षेत्रों से बहुत ऊंचा होता है। कैसा होता है? आसपास के क्षेत्रों से, जैसे मैदान है ना, इधर की तरफ है, वो इनसे कितना होगा? ऊंचा ही होगा, इनसे नीचा नहीं होगा। मुझे पर्वत जो है, जो वलित पर्वत जो है। और कुछ पहाड़, जो पहाड़ होते हैं, कुछ पहाड़ कैसे होते हैं? बादलों से भी ऊंचे होते हैं दोस्तों। कुछ पहाड़, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाएगी। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर जैसे अब बर्फ है वगैरह है, बर्फ, हवा, ठंडी हवा है, तो ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे जैसे ही आपको ठंड वगैरह की महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन की भी कमी होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर बर्फ मतलब पड़ती है, वो चीज़ इस पर स्टार्ट हो जाती है। मतलब जितना ऊंचा उठते जाएंगे, मतलब पर्वत की तरफ चलते जाएंगे, उतना ही ऑक्सीजन कम हो जाएगी और ठंड काफ़ी, जैसे बर्फ पड़ना है। ठीक है, और दोस्तों कुछ जो पर्वत होते हैं, कुछ पर्वत पर हमेशा बर्फ रहने वाली, जो बर्फ रहती है कुछ पर्वतों पर, जो नदियाँ होती हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? हिमानी। जो कुछ पर्वत होते हैं उन पर कुछ नदियाँ होती हैं, ये नीचे की तरफ आती हैं। जो नदियाँ जो होती हैं बर्फ पिघल पिघल कर आती है, उनको क्या बोलते हैं? हिमानी। क्या बोलते हैं उनको? हिमानी। ठीक है, उनको क्या कहेंगे? हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं। कहाँ पर है दोस्तों? समुद्र के भीतर। आपने देखा होगा समुद्रों में जो गोताखोर जाते हैं तो समुद्र के अंदर काफी वो मिलते हैं, पर्वत, पहाड़। जैसे ये समुद्र है आपका, कुछ पर्वत तो दोस्तों स्थल पर ही होते हैं, मतलब कुछ पर्वत। कुछ दोस्तों क्या होते हैं? समुद्र के अंदर होते हैं, कुछ समुद्र के अंदर, जैसे हम देख नहीं सकते हैं। उन्हें देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? समुद्र में जाना पड़ेगा, जिनको हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है,
कठोर जलवायु होने के कारण दोस्तों, कठोर जो जलवायु होती है, कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। जहाँ पर बर्फबारी ज़्यादा होती है, कठोर जलवायु होती है, वहाँ पर क्या है, लोग बाग मतलब कोई भी इंसान निवास नहीं करता है। इतना नहीं रह पाते हैं, रहते हैं लेकिन इतना नहीं। बर्फबारी यहाँ पड़ती है, जहाँ पर भी ऊंचा इलाका है, कठोर जलवायु है वहाँ पर। जैसे कठोर जलवायु है, कहीं पर बर्फ पड़ रही है, आपका बर्फ वगैरह है। अगर जहाँ पर वैसा वाला इलाका है, पठार इलाका, हल्का सा पठार वगैरह इलाका है, यहाँ पर लोग बाग बहुत कम ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ की जलवायु कठोर है। कैसा है? ऊंचाई स्थान पर है और कठोर जलवायु है। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा भी कम रहेगी यहाँ पर, और काफी ठंड वगैरह बर्फबारी रहेगी। तो यहाँ पर लोग बाग नहीं रहते, वो नीचे की साइड में ही बसर कर सकते हैं, मतलब रह सकते हैं, जैसे धरातल पर। ठीक है, वहां का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है। कैसा होता है दोस्तों? पर्वत वाला, जहाँ का खड़ी ढाल वाला होगा, खड़ी ढाल वाला होता है, तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। ऐसे इलाकों में दोस्तों किसकी कमी होती है? कठोर कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत की एक श्रृंखला क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं, जैसे श्रृंखला कहा जाता है। जो पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहा जाता है। जितने भी पहाड़ हैं श्रृंखला में हैं। कैसे हैं दोस्तों? श्रृंखला में है। ठीक है, व्यवस्थित, जिनको क्रम श्रृंखला में कहते हैं। ठीक है ना। अब बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। कैसे होते दोस्तों? पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं में, जो कि काफी सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, अल्पस तथा एजिंड क्रम एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका के पर्वत श्रृंखलाएं हैं। कौन कौन सी श्रृंखला हैं दोस्तों? जैसे हिमालय है, मैं यहां पर लिख देता हूं, जो कि सैकड़ों किलोमीटर में फैले हुए हैं। कौन कौन से फैले हुए हैं दोस्तों? जैसे हिमालय, ठीक है, और आपका है एशिया, है ना, एशिया में जैसे यूरोप है एक, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका। यूरोप, दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका, जितनी भी ये वो है, हिमालय हुआ, यूरोप हुआ, दक्षिण अमेरिका में, इनमें क्या है? पर्वत श्रृंखलाएं हैं सैकड़ों किलोमीटर की। कैसी? सैकड़ों किलोमीटर की। इनमें क्या है? पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यूरोप में हिमालय है अपना, एशिया में दक्षिण अमेरिका है। इनमें क्या है? श्रृंखलाएं। पर्वतों की ऊंचाई और आकार में भिन्नता होती है। पर्वत दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, मैंने अभी बताया। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, मैं एक एक कर बताऊंगा आपको। दोस्तों ये हिमालय वगैरह है, ये क्या कह रहा था? वलित पर्वत। मैं इसे मिटा रहा हूं।
ये क्या है, पहाड़ों की लेयर, कई चीजों से बनकर पहाड़ बनता है जिसके अंदर खनिज भी होते हैं। मैं बताऊंगा कौन कौन से खनिज होते हैं दोस्तों। ये कौन से पर्वत होते हैं, हिमालय हुआ, और ये वाला वलित पर्वत होते हैं। कौन से होते हैं, वलित पर्वत। ये वलित पर्वत होते हैं दोस्तों, ठीक है। हिमालय तथा अल्पस वलित पर्वत हैं। इनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होता है। शिखर कैसा होता है दोस्तों, शंक्वाकार होता है शिखर इनका। शंक्वाकार शंक्वाकार होता है। भारत की अरावली जो पर्वत वो है, पर्वत विश्व श्रृंखला, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत है दोस्तों। हमारे भारत में जो अरावली श्रृंखला है, पर्वत जो है विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। जो अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। अपर्दन की क्रिया के कारण, कौन से, मैंने बताया था जो नीचे वो होती रहती है हलचल, अपर्दन की क्रिया के कारण क्या होती है, वो घिस गई है। उत्तर अमेरिका, जो उत्तर अमेरिका है दोस्तों, एप्लेशियन तथा रूस के यूरल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। आप इंटरनेट पे देखेंगे तो क्या है आपका उत्तर अमेरिका और उत्तर अमेरिका में क्या है, एप्लेशियन, और रूस में क्या कौन सा वाला है, यूरल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। कैसे हैं दोस्तों, अमेरिका में जो एप्लेशियन पर्वत जो है, अमेरिका में एप्लेशियन एक पर्वत है, वो भी काफी पुराना पर्वत है जो वलित पर्वत है। और यूरोप में भी है यूरल पर्वत जो गोलाकार दिखाई देता है, वो भी वलित पर्वत है। वो भी काफी साल पुराना है, काफी हजारों साल पुराना वलित पर्वत है। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है। कौन से पर्वत का निर्माण होता है दोस्तों, भ्रंशोत पर्वत का। जब कोई भाग जैसे टूट जाता है, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कोई पर्वत हुआ है दोस्तों, एक होता है ये ऊंचा वाला उत्खंड, कौन सा होता है, उत्खंड, ठीक है, उत्खंड भ्रंश। और दूसरा होता है द्रोणिका भ्रंश। कौन सा होता है, जो ऊपर उठा हुआ भाग जो होता है इसका, जो नीचे धसा हुआ भाग जो है पत्थर का, जो पर्वत का, सॉरी, वो कैसा होता है, उठा हुआ भाग जो होता है उत्खंड भ्रंश होता है। और दूसरा वाला कौन सा होता है, जो धस चुका होता है, द्रोणिका भ्रंश। कौन सा होता है, द्रोणिका। द्रोणिका भ्रंश होता है। जो पहाड़ से मतलब कुछ बड़े बड़े पर्वत जो होते हैं, जैसे ही वो टूटते हैं, कुछ ऊंचे हो जाते हैं, कुछ नीचे हो जाते हैं काफी। जो ऊंचा उठा हुआ भाग जो होता है, वो क्या 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 कहलाता है, उत्खंड भ्रंश। क्या कहलाएगा, उत्खंड भ्रंश। और जो धस चुका है भाग, वो क्या कहलाएगा आपका,
द्रोणिका भ्रंश। ठीक है, इतना क्लियर है दोस्तों? ठीक है, पढ़ते हैं और नेक्स्ट। जो ऊपर उठे जो भाग जो है दोस्तों, ऊपर उठे खंड को उत्खंड यानी हाष्ट कहेंगे। इसको एक और भाषा कहते हैं हाष्ट। हाष्ट, ठीक है, हाष्ट कहेंगे। और जो नीचे हुए भाग को क्या कहेंगे? ग्रावेन। जो धस चुका भाग है, जो दब जाता है टूट कर, उसको क्या कहेंगे? ग्रावेन। ग्रावेन, सॉरी, ग्रावेन कहेंगे। ठीक है। यूरोप की राइन घाटी, यूरोप की जो राइन घाटी है दोस्तों, तथा वासेज पर्वत इस तरह के पर्वत तथा तंत्र के उदाहरण हैं। जो यूरोप में राइन घाटी है दोस्तों, वो भी ऐसी धसी हुई घाटी है, कहीं से ऊंची है, धस चुकी है, कहीं से नीचे है। और वासेन, वॉसेज पर्वत, कौन सा पर्वत है दोस्तों? वॉसेज। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र की स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ और उदाहरण का पता लगाइए। दोस्तों एक एटलस आता है, उसमें आप देखें, एटलस में उसकी भू आकृति को देखें और उसका पता लगाएं। और दोस्तों ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत जो है क्रियाओं के कारण बनते हैं। ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनते हैं? ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण। मैं इसे मिटा देता हूँ, मैं ज्वालामुखी पर्वत को और बता देता हूँ, उसके बारे में जानेंगे, ज्वालामुखी पर्वत के बारे में। दोस्तों ज्वालामुखी पर्वत कैसे होते हैं? दोस्तों ज्वालामुखी पर्वत में क्या भरा हुआ था? मैग्मा, जैसे हम लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा। ये जब उसके अंदर होता है, पर्वत के अंदर होता है ज्वालामुखी। जब तक ये पर्वत के अंदर है, पहाड़ के अंदर है, जब तक ये क्या है? ये मैग्मा है। जब तक ये इसके अंदर है, क्या है? मैग्मा। जैसे ही ये निकल के जाएगा, फटेगा, तो ये क्या कहलाता है फिर? लावा। लावा कहलाता है। दोस्तों इसी के अंदर काफी खनिज वगैरह मिलते हैं। क्या मिलते हैं आपको? काफी खनिज। और दोस्तों ये कहाँ कहाँ पर है आपका? देखो अफ्रीका में भी है, इंडिया में भी होगा। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान के फ्यूजियामा के स्थित पर्वत के उदाहरण हैं। दोस्तों अफ्रीका में भी है। अफ्रीका में कौन सी जगह है? माउंट किलिमंजारो। ये वाले पर्वत जो है ना, ज्वालामुखी पर्वत, मैं लिख देता हूँ, ठीक है? अफ्रीका का है ना, कौन सा है? अफ्रीका के किलिमंजारो।
अफ्रीका के किलिमंजारो, ठीक है। और दूसरा कौन सा है आपका दोस्तों, जापान का फ्यूजियामा। फ्यूजियामा दोस्तों, ऐसे शहरों में क्या है, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पर्वत हैं जो कि फटते हैं। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं दोस्तों। कैसे होते हैं, बहुत लाभदायक होते हैं। कुछ पर्वत ऐसे होते हैं बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्राहक होते हैं। कैसे होते हैं, पर्वत जल के संग्राहक होते हैं। मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। ज्वालामुखी पर्वत जो है अफ्रीका माउंट किलिमंजारो, ठीक है, अफ्रीका में है। और एक जापान फ्यूजियामा, ठीक है। पर्वत कैसे होते हैं दोस्तों, लाभदायक होते हैं कुछ। जो कि जल का संग्राहक होते हैं। जैसे कोई पर्वत हुआ बड़ा, तो यहाँ पर बर्फबारी है काफी का। जब ये बर्फ पिघलेगी तो क्या होगा, ये नदियां बनेंगी, यानी जल के संग्राहक हैं। जल भी मिलेगा हमें का, ठीक है। नदियां भी आती हैं इससे, इससे भी निकलती हैं, नदियां भी निकलती हैं इससे। नदियों का भी स्रोत पर्वत तथा हिम स्थित हिम नदियों में होता है। जलाशयों को जल को, जो जलाशयों के जल को लोग तथा पहुंचाया जाता है, लोगों तक पहुंचाया जाता है। जो इसके जल को, पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पन बिजली के लिए भी करते हैं। जैसे कि पावर हाउस वगैरह के लिए जाती हैं ये पानी और बिजली है, ठीक है। आपने देखा होगा पावर हाउसों पे क्या होता है, बिजलियां बिजलियां बनती है। वो किससे बनती है, कुछ पानी से, कुछ कोयले से बनती हैं, ठीक है। ये एक डैम बनाया जाता है, काफी बड़ा डैम होता है, जो कि मैं बिजली के बारे में बाद में पढ़ाऊंगा। ये इस पानी को ही उस पर डालते हैं, मोटर पर, ठीक है। इसके बारे में बाद में बताऊंगा पानी का। ये ऐसी ऐसी चिमनियाँ वगैरह होती हैं। जिससे हमें बिजली प्राप्त होती है पानी से भी, ठीक है। और दोस्तों इसका जो है नदी घाटियाँ, कौन सी नदी घाटियाँ तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों के अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ, जो पर्वतों से अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। जो पर्वत जो है वो क्या होते हैं, उनके पास जंगल वगैरह होते हैं। क्या होते हैं, जंगल, अनेक प्रकार के जंगल होते हैं, जिनसे हम काफ़ी प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं पाते हैं। जैसे चंदन हुआ, और भी बहुत सी लकड़ियाँ वगैरह हैं, बहुत से ऐसे आयुर्वेदिक चीज़ हैं जो जिनसे हमें प्राप्त होते हैं। हिमालय की साइड में जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं इनके जंगलों से। और भी बहुत चीज़ें हैं जिनसे हमें उत्पादन प्राप्त होता है। उत्पादन जैसे गोंद भी मिलता है दोस्तों इनके पेड़ पौधों से। क्या मिलता है, गोंद मिलता है। और रबड़ का भी प्रयोग कैसे, वो रबड़ का जो वो होता है आविष्कार, वो कौन करता है, पेड़। कौन करता है, पेड़, क्योंकि पेड़ से भी हमें रबड़ ही मिलती है। दोस्तों रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, गोंद है आपका, चारा है, ईंधन, वो किससे प्राप्त होता है दोस्तों, वनस्पतियों से, ठीक है। और दोस्तों सैलानियों के लिए भी पर्वत काफ़ी अत्यंत
घूमने लायक चीज होती हैं। जो सैलानियाँ आते हैं दोस्तों, वो क्या देखने आते हैं? पर्वत की प्राकृतिक को देखने आते हैं। क्या देखने आते हैं? पर्वत की प्राकृतिक और सुंदरता को देखने आते हैं। यहाँ पर लोग बाग क्या करते हैं? पैराग्लाइडिंग करते हैं, जो हैंग ग्लाइडिंग है वो भी करते हैं, रिवर राफ्टिंग करते हैं। स्कीइंग पर्वत पर प्रचलित खेल है। जो स्कीइंग होता है वो क्या है? प्रचलित खेल है। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे भी स्थान को बता सकते हैं जहाँ ये खेल खेले जाते हैं? दोस्तों पर्वत पर कौन कौन से खेल होते हैं? जो बर्फबारी होते हैं काफ़ी, जैसे बर्फबारी पड़ रही होती है काफ़ी, तो क्या करते हैं लोग बाग? स्कीइंग करते हैं, पैराग्लाइडिंग करते हैं, ठीक है, और रिवर राफ्टिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पर्वत के बारे में हो गया। ठीक है, अब मैं आपको पठार के बारे में पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूँ। दोस्तों पठार कैसा होता है? पठार दोस्तों उसके कई किनारे होते हैं, काफी किनारे। वो एक जो स्थान जो होता है इससे थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा उठा हुआ। दोस्तों अब पठार के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, किसके बारे में? पठार के बारे में। पठार दोस्तों कैसे होते हैं? सपाट। कैसे होते हैं? सपाट भूमि होती है पठार की उठी हुई। कैसे? पठार की उठी हुई सपाट भूमि होती है। ये आसपास क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। कैसे होते हैं? सपाट। जो आसपास के जो क्षेत्र हैं उनसे काफी ऊंचाई पर। ठीक है, पठार। और ये कैसे होते हैं? एक मेज के समान। कैसे? मेज के समान। उसमें कई किनारे होते हैं, इसके चारों ओर क्या होते हैं? कई किनारे होते हैं। सपाट भी होता है, कई किनारे होते हैं। और दोस्तों ये क्या है? इसकी हाइट कई 100 किलोमीटर तक और कई 1000 किलोमीटर तक होती है। कई 100 मीटर तक। ठीक है, यानी 100 मीटर लगा लो। 100 मीटर से कई 1000 मीटर तक होती है ना। ठीक है, ये क्या है? पठार। ठीक है, पठार। ये समतल भूमि से ऊंचे ऊंचे उठे हुए होते हैं और मेज के समान। ठीक है, कैसे होते हैं? ये मेज के समान होते हैं। पठार की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई 1000 मीटर तक होती है। ठीक है, और दोस्तों ये भारत है। भारत क्या है? भारत में दक्कन का पठार सबसे पुराना पठार है। भारत में दक्कन का पठार कौन सा है? सबसे ऊंचा और सबसे पुराना पठार। ऊंचा नहीं है, सॉरी, पुराना पठार दक्कन का। दोस्तों भारत में कुछ पठारों के नाम हैं जिनको मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे मारवाड़ का पठार। कौन सा वाला? मारवाड़ का। मारवाड़ का पठार हो गया, मालवा का पठार हो गया, छोटा नागपुर का पठार हो गया, मेघालय का पठार हो गया, दक्कन का पठार जो कि काफ़ी पुराना है। सबसे ज़्यादा पुराना कौन सा है? दक्कन का पठार। महाराष्ट्र का पठार और तिब्बत का पठार हो गया। ये क्या आपने भारत में पठार है। ठीक, क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 पठार है। और इंडिया से बाहर कौन कौन से पठार हैं आपके? जैसे केन्या में पठार हो गया, तंजानिया में है, युगांडा, फिर पूर्वी अफ्रीका पठार हो गया, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार हो गया। ठीक है, ये इंडिया से बाहर के पठार हैं। हाँ दोस्तों,
पठार बहुत उपयोगी होते हैं। कैसे होते हैं उपयोगी? क्योंकि इनमें खनिज की प्रचुर मात्रा होती है। जो पठार जो होते हैं दोस्तों, इसके अंदर खनिज की काफी प्रचुर मात्रा होती है। इसमें क्या क्या निकलता है दोस्तों? जैसे लोहा, कोयला, मैग्नीज बहुत बड़े मात्रा में भंडार पाए जाते हैं। ठीक है। और अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरा के लिए प्रसिद्ध है। जो अफ्रीका का पठार जो है, अफ्रीका का जो पठार है वो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? मैं इसे मिटा देता हूँ थोड़ा सा आगे। अफ्रीका के पठार में क्या पाया जाता है? सोना है, हीरा है, आदि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं ये चीज? पूर्वी अफ्रीकी पठार में। ठीक है। अब इंडिया के पठार में आपको क्या मिलेगा? आपको ये जो भारत में छोटा नागपुर है, कौन सा है? छोटा नागपुर। इसमें पठार में क्या है? लोहा, कोयला, मैग्नीज। जो भारत का छोटा नागपुर है, इसमें क्या पाया जाएगा आपका? लोहा, कोयला है आपका, कोयला, और मैग्नीज। क्या है? मैग्नीज। और भी खनिज पाए जाते हैं दोस्तों आदि। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत से जलप्रपात, क्योंकि इनके जो किनारे वगैरह होते हैं, काफी किनारे होते हैं पठारों में। मैंने बताया था कि काफी किनारे होते हैं। ये क्या होता है? जलप्रपात होते हैं इनके चारों तरफ, इधर भी, आगे भी, पीछे भी किनारे काफी बने हुए होते हैं। क्योंकि यहाँ नदियां ऊंचाई से गिरती हैं। क्या गिरती हैं? नदियां ऊंचाई से, एक झरने टाइप में। भारत में छोटा नागपुर पठार व स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित जो हुंडर जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात, इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। कहाँ कहाँ पर दोस्तों? एक तो छोटा पठार पर क्या है? स्वर्ण रेखा जो नदी है स्थित, जो हुंडरू जलप्रपात है। कौन सा वाला है? हुंडरू, स्वर्ण रेखा नदी पर। यही लिख देता हूं मैं। स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी कौन सा है आपका? हुंडरू। हुंडरू। ठीक है दोस्तों, हुंडरू जलप्रपात। मैं इसे मिटा देता हूँ इस वाले को। एक होता है दोस्तों लावा पठार। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुर मात्रा होती है। जो लावा पठार होते हैं जिसमें लावा वगैरह निकलते हैं, लावा का पठार क्या होता है? उसमें काली मिट्टी की प्रचुर मात्रा होती है, जो कि उपजाऊ भी होती है काफी। कैसी होती है? काफी उपजाऊ। लावा पठार। जो कि खेती के लिए काफी उपजाऊ होती है दोस्तों। कई पठारों में रमणीय, कौन सी? रमणीय स्थल होते हैं। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। रमणीय, ठीक है।
पठार, जो कि पर्यटकों के लिए आकर्षित करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब पठार के बारे में तो जान गए। ठीक है, अब मैदान के बारे में देखते हैं। मैदान के बारे में पढ़ेंगे। मैदान, ठीक है दोस्तों, मैदान कैसे होते हैं? मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। क्या होते हैं? मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। ठीक है, जिसपे हम रह भी सकते हैं, रहते हैं काफी लोग। जैसे मैदान, वे सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कहाँ से दोस्तों? मध्य समुद्री तल से 200 मीटर, 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। जैसे समुद्र तल है आपका, यहाँ से 200 मीटर ऊंचे, ये मैदान है आपका। मैदान, ठीक है दोस्तों। और जानते हैं इसके बारे में, कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित होते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए हैं। अधिकांश मैदान कैसे बनाए हुए हैं दोस्तों? उनकी नदियों से बनाए हुए हैं या फिर सहायक नदियों से बनाए हुए हैं। नदियां पर्वत के ढालों पर नीचे की ओर बहती है। जो नदियां जो बहती हैं, जो नदियां पर्वतों के ढालों पर जो नीचे की ओर बहती हैं तथा इन्हें अपरदित कर देती हैं, वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं और अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे बालू, पत्थर, सील्ड को घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। क्या कर देती हैं दोस्तों? निक्षेपित। देखिए, जैसे कुछ नदियां जो हैं आपके, कुछ नदियां जो हैं निकली हैं आपके यहाँ, तो इसमें पत्थर भी निकलते हैं, बालू भी आती है आपकी, सील्ड भी आएगी। तो जैसे ही ये आती जाएगी, वो अपने छोड़ती हुई जाएगी इस कहाँ पर? मैदान पर। मैदान पर ये छोड़ती हुई सीधे चली जाएगी आपके। ठीक है, क्या चीज? नदियां, जो कि पहाड़ों पर से नीचे की ओर बहती हैं। जो अपरदित पदार्थ हैं, जो बालू है, पत्थर हैं, इनको क्या है, यूं ही छोड़ती हुई, निक्षेपित करती हुई, यानी यूं ही छोड़ती हुई सीधे चली जाएगी पानी। जो नदियों का पानी है वो सीधा बहता हुआ चला जाएगा, लेकिन क्या छोड़ जाएगा? बालू है, ठीक है, बालू, पत्थर, सील्ड। ठीक है, बालू, पत्थर है आपके, पत्थर हुए आपके, फिर सील्ड हुई आपकी, पत्थर, फिर सील्ड हुए आपके, सील्ड। पानी जब बहता हुआ जाएगा तो यहाँ से जो पत्थर जो टूटे हुए हैं पहाड़ों की तरफ से, जो नदियों में बहते हुए, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जो आएंगे मैदान की तरफ, वो छोड़ते हुए सीधे पानी चला जाएगा। ठीक है। दोस्तों आगे समझते हैं। इसमें सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। जो सामान्यतः मैदान होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? अधिक उपजाऊ। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है। कैसा होता है दोस्तों? परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। ठीक है। कैसे भाग होते हैं दोस्तों? जनसंख्या वाले कुछ मैदान। इसको मैं मिटा देता हूँ।
कुछ मैदान कैसे होते हैं दोस्तों, बिल्कुल उपजाऊ होते हैं। यहाँ पे पेड़ पौधे भी मिलेंगे काफी आपको। खेतियां वगैरह हैं, क्या होंगी, उपजाऊ होंगी। यहाँ की कैसी होंगी, उपजाऊ खेतियां। यहाँ परिवहन के साधन का निर्माण करना आसान होता है। ठीक है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। यहाँ पर ही मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगी, जो जिसमें खान पीन की चीज़ भी होंगी, अपना कृषि की भी चीज़ होंगी, पेड़ पौधे भी होंगे इस मैदान में। तो वहाँ पर क्या होगा, जनसंख्या भी ज़्यादा होगी, पानी भी होगा। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके बारे में दोस्तों। कुछ बड़े मैदान दोस्तों कैसे होते हैं, कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तर अमेरिका में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों, कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में। एशिया में स्थित भारत में, जो एशिया है अपना इंडिया है, एशिया काफ़ी वो आते हैं इसमें, एशिया में देश आते हैं। जो भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में वागंत से, कौन सा, वागत से नदी का मैदान, जो यांगत से है, सॉरी यांगत से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। जो मैदानी भाग है दोस्तों, जैसे गंगा, यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा पाएगी। ठीक है, और एक ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र है, गंगा नदी के किनारे, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। यहाँ पर क्या होगा, पानी की भी वो ज़्यादा मिलेगी हमें, सुविधा है यहाँ पर भी, और यहाँ पर पेड़ पौधा भी ज़्यादा मिलेंगे, और मैदानी भाग है, कैसा है, मैदानी भाग। तो इसी जगह पर क्या होगा, जनसंख्या ज़्यादा होगी। ठीक है, ऐसे ही उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ पर है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, और ऐसा ही उदाहरण कहाँ मिलता है हमें, चीन में यांगत्से नदी का मैदान। ठीक है, और नेक्स्ट जानने की कोशिश करते हैं। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र है। मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, मैदान क्या है, सबसे उपयोगी क्षेत्र। यहाँ पर हर चीज़ मिलेगी आपको, पानी से लेकर ऑक्सीजन से लेकर हर चीज़। मैदानी भाग है, पानी भी है, जल भी है, पेड़ पौधे भी हैं, कृषि योग्य भी काफ़ी चीज़ है, जिसके हम कृषि कर ना अपने लिए जीवन व्यापन कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है, क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि का प्रचुर मात्रा होती है। यहाँ पर दोस्तों कैसी खेती है, कैसी वो है, समतल भूमि है, कैसी है, सीधी समतल भूमि है। और कुछ मैदान ऐसे होते हैं जैसे सीढ़ीनुमा। ठीक है, सीढ़ीनुमा होते हैं किसी, जो पर्वत की तरफ होते हैं, वहाँ पर खेती नहीं हो सकती है। कैसे होते हैं, सीढ़ीनुमा। यहाँ पर खेती होना असंभव होता है, संभव तो होता है लेकिन हो नहीं पाती, वो नॉर्मली रखती हैं, जैसे चाय पत्ती हो गई, आपकी बागान वगैरह हो गए छोटे मोटे, वो चीज़। अब पढ़ते हैं दोस्तों स्थल रूप और लोग। ठीक है, कैसे लोग रहते हैं और स्थल रूप क्या है। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूँ। ये इसको भी मैं मिटा देता हूँ दोस्तों। ये भारत के, जो मुझे पता था जितना, मैंने उतना मैं लिख दिया। पठार, ठीक है, क्या पठार है, 7 पठार हैं आपके भारत में, अनुमान 7। और ये इंडिया से बाहर के पठार हैं दोस्तों। ठीक है, मैं पठारों के दोबारा नाम बोल देता हूँ। मारवाड़ का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, दक्कन का पठार, महाराष्ट्र का पठार, तिब्बत का पठार। फिर इंडिया से बाहर जो है आपके केन्या का पठार, तंजानिया का पठार, युगांडा का पठार, पूर्वी अफ्रीका का पठार, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी का पठार। ठीक है। अब स्थल रूप के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों।
दोस्तों अब पढ़ते हैं स्थल रूप और लोक। देखो दोस्तों, स्थल रूप जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीका के होते हैं। जैसे पत्थर जो है पर्वतीय क्षेत्रों के रहे, ठीक है, और समतल के रहे, ये अलग अलग क्षेत्र होते हैं। जो स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं, ठीक है। जैसे पर्वत क्षेत्र के लोग जीवन कठिन होता है, जो पर्वत क्षेत्र के लोग हैं उनको क्या होता है, जीवन काफ़ी कठिन होता है, ठीक है। इनके क्या करना, खेती क्यारी करना काफ़ी उपयोग नहीं हो पाता इतना, मतलब उनका खेती क्यारी इतनी नहीं हो पाती है जितना कि आप समतल समतल स्थान में कर सकते हैं, मैदानी भाग में, ठीक है। जो मैदानी क्षेत्र का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है, ठीक है। इस पर आप हर चीज़ हल वगैरह है जोत सकते हो, लेकिन इस चीज़ पर सीढ़ी नुमा पर्वतों में क्या होती है, खेती क्यारी होती है, इसमें बहुत कठिनाई पड़ती है, ठीक है। फसल करने पर आपका मैदानी भाग में क्या होता है दोस्तों, आसानी हो जाती है फसलों को उगाना। और देखो दोस्तों, पर्वत वाले क्षेत्रों पर घर बनाना जो है आपका क्या होता है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आप मैदानी क्षेत्र में आप क्या करते हैं, घर बना सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ की समतल भूमि होती है। कैसी होती है, समतल भूमि। यहाँ पर हर चीज उपयोगी होती है मैदानी क्षेत्र में, खेती क्यारी है, लेकिन पहाड़ियों में बहुत मुश्किल पड़ जाता है इन चीज़ों को करना, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्तर रूप पर रहने वाले लोग के रहन सहन के तरीके में कुछ अंतर होता है। क्या आप इनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं दोस्तों? कमेंट में मेरे को लिख के भेजना दोस्तों। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे कभी कभार प्राकृतिक जो आपदाएं आ जाती हैं, जैसे भूकंप हुआ, ज्वालामुखी हुआ, उद्गार हुए, तूफान या बाढ़ बहुत विनाशकार देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनके आने वाले खतरे को कम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? जैसे भूकंप वगैरह हुआ, जैसे कभी भूकंप आ जाता है, ज्वालामुखी हो जाती हैं, फट जाती हैं, उद्गार होते हैं, ऐसे और भी काफी हैं, जैसे बाढ़ वगैरह है। बाढ़ वगैरह है, इनसे क्या है, हमें दोस्तों सचेत रहना पड़ता है, सचेत रहना पड़ेगा भी, ठीक है। हम दोस्तों क्या है, कितने तरीके से जल एवं स्थल का उपयोग में ला सकते हैं। जो हमारे जल हैं वगैरह, जल हैं और स्थल को है कितने प्रकार से ला सकते हैं दोस्तों, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्रों से लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं दोस्तों? आसपास के क्षेत्रों से। जैसे कि आपने देखा होगा कहीं नदी वगैरह होती हैं, ठीक है, जैसे कोई नदी वगैरह है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं लोग बाग, कचरा वगैरह डालते हैं। क्या डालते हैं? कचरा वगैरह डाल देते हैं उसमें। तो इससे क्या होता है, वातावरण भी दूषित होता है, प्लस आने वाली जो पीढ़ी होगी वो भी ऐसा ही करेगी, गंदगी वगैरह करेंगे। हम अपने लिए ना सही, हम दूसरे के लिए तो जीवन सही कर सकते हैं। जैसे उपजाऊ, ठीक है, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना, इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं। कैसा कर देते हैं? कूड़ा पानी में फेंक देते हैं। जैसे पानी है आपका, हम क्या करते हैं, कचरे कूड़े को उसमें डाल देते हैं, किसमें? पानी में। इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। जो हमारा जो जीवन है जो काफ़ी उपयोगी है, लेकिन इस महत्वपूर्ण चीज़ को ऐसे वेस्ट ना करो, ठीक है।
उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं, यह हमारे कर्तव्य है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। कैसे रखें दोस्तों? सुरक्षित रखें, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए। दोस्तों यहीं 6 क्लास का वो है 6 पार्ट यहीं खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका भारत, हमारा देश भारत। क्लास वो है 7 है, पार्ट नंबर 7 है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।